अपना काम है तो इसमें थोड़ा अब जाके अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में दिक्कतें आती हैं, आपको नॉलेज नहीं होती। जब तक आप खुद नहीं करते तब तक आपको कुछ पता नहीं चलता। काम मैंने बहुत सारे देखे भी थे, ऐसा नहीं केवल पिग फार्म ही देखा, और रिसर्च में मैंने डॉग फार्मिंग भी देखा था, फिशरी भी देखा था। बट मेन जो मेरा रीज़न था पिग फार्म स्टार्ट करने का वो ये था, एक तो इसमें मार्केटिंग की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। सर नमस्कार। नमस्कार सर कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया, आप बताइए। सर आपका फार्म क्या है, लोकेशन बताइए, कहाँ पर आपका फार्म है? ये एक समय हम एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट मेरठ में लावड़ रोड के पास एक गांव पड़ता है देदुआ नाम से जी, वहाँ पे खड़े हुए हैं। देदुआ में एंट्रेंस पे ही मेरा फार्म है जी। बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड? मैंने MBA किया हुआ है, 2010 में मैंने MBA पास आउट किया है। उसके बाद मैंने MCOM किया था। उसके बाद 10-12 साल मैंने जॉब करी है। अब रिसेंटली मैंने 1 साल पहले ये फार्म स्टार्ट किया है। तो सर आज अपने आप को आप कहाँ खड़ा पाते हो? आपने जॉब भी करी 10-15 साल और फिर आप फार्म भी कर रहे हो आप 2 साल से, तो कैसा महसूस कर रहे हो आप? देखिए, दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन अपना काम है तो इसमें थोड़ा अब जाके अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में दिक्कतें आती हैं, आपको नॉलेज नहीं होती। जब तक आप खुद नहीं करते तब तक आपको कुछ पता नहीं चलता। अब ये है कि मैं वो चीज़ों से बाहर आ चुका हूँ कि मुझे अभी नॉलेज नहीं है। अब थोड़ी नॉलेज आ गई है, क्योंकि 1 साल हो गया, कुछ सेल आउट भी हुए हैं, तो अब मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मैं इस काम को रन थ्रू कर लूँगा आराम से। तो पिग फार्म के डिसीजन क्यों लिया आपने? और भी काम है सर काफ़ी? हाँ, काम मैंने बहुत सारे देखे भी थे, ऐसा नहीं केवल पिग फार्म ही देखा, और रिसर्च में मैंने डॉग फार्मिंग भी देखा था, फिशरी भी देखा था। बट मेन जो मेरा रीज़न था पिग फार्म स्टार्ट करने का वो ये था, एक तो इसमें मार्केटिंग की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप मार्केटिंग आपकी हो जाती है, अगर आपके पास अच्छा सामान है तो बिक जाता है। रेट थोड़े अप एंड डाउन रहते हैं, वो तो पार्ट ऑफ द गेम है। आपने सर तैयारियाँ क्या क्या करी थी जब आपने मन बना लिया मेरे को पिग फार्म स्टार्ट करना है, उसकी शुरुआत करनी है, तो तैयारियाँ क्या क्या करी आपने? पहले तो देखिए, मैं खुद पर्सनली आर्टिस फार्म पे विजिट करके आया था, कैसा उनका सेटअप है, क्या क्या उन्होंने कर रखा है, क्या क्या मुझे करना है। उसके बाद मैंने एक ट्रेनिंग ली थी जो बहुत ज़रूरी है। वो 1 हफ्ते की मैंने एक प्राइवेट ट्रेनिंग ली थी। ट्रेनिंग लेने के बाद पिग फार्म विजिट करने के बाद थोड़ा मैंने यूट्यूब पे भी रिसर्च किया था। उसके बाद मैंने पिग फार्म का सेटअप किया है। तो कितने साल पहले आपने स्टार्ट करा और कितने एनिमल से स्टार्ट करा, कितना उसमें खर्चा आया था? मुझे लगभग 1 साल हो गया है इस फार्म को सेटअप करे हुए, और मेरा कंस्ट्रक्शन में लगभग 12 लाख रुपए का खर्चा आया था, और 2 लाख रुपए के आसपास मेरे जानवर आए थे। बाकी फीडिंग का खर्चा तो अब तक चल रहा है, तो 14 लाख रुपए के आसपास मेरा एनिमल में और कंस्ट्रक्शन में लग गया था। अच्छा, मेल कितने लिए थे और फीमेल कितने लिए थे? मैं 10 फीमेल लाया था प्रेग्नेंट, और 1 मेल लाया था स्टार्टिंग में। और ब्रीड कौन सी है आपके पास? ये मेरे पास लार्ज वाइट है, F1 है और ड्यूरोक है। सर एक सही ब्रीड का होना फार्म पे कितना ज़रूरी है? देखिए, सब चीज़ ब्रीड पे ही डिपेंड करता है। अगर आप अच्छी ब्रीड लाएंगे तो नो डाउट उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, और ग्रोथ का ही सारा खेल है। अगर वो जल्दी ग्रोथ करेंगे तो उतना ही आपका प्रॉफिट होगा। तो ब्रीड लेते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और हमारे यहाँ पे इंडिया के एटमॉस्फेयर के हिसाब से लार्ज वाइट एक अच्छी ब्रीड मानी जाती है, जो अच्छे से पल जाती है यहाँ पे। तो एक अच्छी ब्रीड में क्या खासियत होनी चाहिए? देखिए, एक तो उनका साइज़ मैटर करता है। आप जब लेने जाएं तो देखें वो किस साइज़ की, किस फीड पे है। पहली चीज़ आपको सबसे अच्छी ज़्यादा जो ज़रूरी है वो देखनी है वो फीड पे है या नहीं है। वेस्ट पे अगर आप एनिमल लाएंगे तो उनकी ग्रोथ पे भी उतना ही असर पड़ेगा, वो डिलीवरी पे भी उतना ही असर पड़ता है। तो फीड का जानवर लाइए, कोशिश ये करिए फीड का जानवर हो और प्रॉपर फीड पे हो वो। शुरुआत में सर दिक्कतें आपको क्या क्या आई थी इसमें? देखिए, शुरुआत में तो बहुत सारी दिक्कतें रहती है। मेडिकेशन का कुछ पता नहीं होता, क्या मेडिकेशन करनी है, कैसे उनका इलाज करना है। डिलीवरी टाइम पे थोड़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि पहली बार आपके फार्म पे डिलीवरी हो रही होती है, वो आपने देखी नहीं होती, तो आपको वो भी मैनेज करना है। उनको क्या इंजेक्शन देने हैं, क्या दवाई देनी है, कौन सी बीमारी में क्या करना है, वो थोड़ी दिक्कतें होती हैं। वो टाइम के साथ आप सीख जाते हैं फिर। अच्छा सर, ट्रेनिंग लेते समय बड़े भाई कंफ्यूज रहते हैं, गवर्नमेंट से लें प्राइवेट से लें, तो कौन सी बेटर है, गवर्नमेंट की कि प्राइवेट की? देखिए, दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट है, USPs हैं। गवर्नमेंट ट्रेनिंग में क्या होता है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती, वो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत सारी दे देते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप प्राइवेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपको थ्योरेटिकल के साथ थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल जाती है, जो आपको बहुत ज़रूरी होता है, कि कैसे डिलीवरी होनी है, कैसे कास्ट्रेशन होना है, टीथ कटिंग कैसे करनी है। तो मेरी राय ये है कि अगर आप ले सकें दोनों ट्रेनिंग लेनी चाहिए, प्राइवेट भी गवर्नमेंट भी। मुनाफा कितना हो रहा है सर आपको इससे? अभी तो रेट क्योंकि बहुत ज़्यादा आप नहीं है, डाउन चल रहे हैं। अभी पीछे के अभी भी बीमारी का खतरा है, तो 20% के आसपास इस समय चल रहा है। कितनी लेबर की आवश्यकता पड़ती है आपको? डिपेंड करता है कि आपके फार्म पे कितने जानवर हैं, कितना बड़ा आपका फार्म है। जैसे मेरा फार्म है, इस पे 1 लेबर से मेरा काम चल जाता है, तो 1 लेबर मैंने रखी हुई है, क्योंकि अभी 125 के आसपास मेरे पास एनिमल है। हाँ, यही एनिमल अगर 200, 250, 300 हो जाए तो शायद आपको 2 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। सर काम जब इतना अच्छा है, इसमें कोई सेलिंग की समस्या नहीं है, कुछ नहीं है, तो पिग फार्म बंद क्यों जाते हैं? देखिए, पिग फार्म बंद होने का सबसे मेन रीज़न ये रहता है उसका ओनर, क्योंकि ओनर उसको पिग फार्म को टाइम नहीं दे पाता, आता नहीं है, लेबर के भरोसे छोड़ देता है। उसको पता ही नहीं होता क्या बीमारी चल रही है, कौन सा जानवर बीमार है, कौन खाना नहीं खा रहा, कब डिलीवरी होनी है, कब उसको इंजेक्शन देना है। तो बाद में रीज़न निकल जाता है कि काम ख़राब है। बट रीज़न मेन ये होता है कि जो आपका ओनर है वो पिग फार्म को अपने टाइम नहीं दे रहा, वो किसी और काम में लगा हुआ है। अगर वो टाइम प्रॉपर देगा तो कोई रीज़न नहीं है कि पिग फार्म बंद हो जाए आपका।
आप कंपनी का फीड ले रहे हैं कि खुद बना रहे हैं? नहीं, अभी मैं कंपनी का ही फीड ले रहा हूँ। अच्छा, बेहतर कौन सा है सर? देखिए, कंपनी का फीड, कंपनी का अपना यूएसपी रहती है, लेकिन अगर आप अपनी पॉकेट देखेंगे तो पॉकेट फ्रेंडली तो हमेशा आपका खुद का बनाया फीड रहता है, लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज होनी है कि क्या आपको ग्रेन्स डालने हैं, कैसे आपको मिक्सिंग करनी है, प्लस उसमें आपको पूरा प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा, मिक्सर, ग्राइंडर, सब कुछ लाना पड़ेगा। प्लान है मेरा आगे, लेकिन अभी तो फिलहाल मैं कंपनी का यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, कैसे सर पता लगाएं, क्योंकि किसान भाई को आने वाले 6 महीने बाद, साल में बाद पता लगता है कि जो फीड खिला रहा है वो सही नहीं था, तब तक वो नुकसान में चला जाता है फार्म जी। तो कैसे पता लगाए कि जो खिला रहा है वो सही खिला रहा है? देखिए, इसके लिए आपको ट्रायल बेसिस पे कम से कम 2 या 3 कंपनी का फीड डालना पड़ेगा। एक कंपनी के फीड से कभी भी आप ये नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई कंपैरिजन के लिए कुछ है ही नहीं। तो अगर आप 2 या 3 कंपनी का फीड अलग अलग जानवरों को खिला रहे हैं तो आप एटलीस्ट कंपेयर कर पाएंगे किस जानवर को कितना वेट गेन कर रहा है, क्या उसको मिल रहा है। उसके लिए कम से कम दो कंपनी का फीड तो आपको एट द सेम टाइम खिलाना पड़ेगा। और 0 से 100 kg होने में सर पिग को कितना समय लगता है, कितना फीड लगता है, कितने का लगता है? देखिए, अगर आज की कैलकुलेशन के हिसाब से बताएं तो देखिए मिनिमम 7 महीने तो लगते हैं पिग को 0 to 100 होने में। अगर कोई कह रहा है 6 महीने लगते हैं तो हो सकता है उसके फॉर्म पे हो जाता है, लेकिन 7 महीने तो आपके पिग लेगा 100 kg होने में। और आज के रेट के हिसाब से लगभग 9 से 9.5 हज़ार रुपये उसका खर्चा आता है, इंक्लूडिंग लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, फीड, एवरीथिंग। 10 पिग से अगर कोई स्टार्ट करता है तो कितना खर्चा लेके चले वो, और क्या मुनाफे से ले सकता है वो? देखिए, डिपेंड करता है कि वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी कम कर सकता है। जैसे मैंने जब ये फार्म बनाया था उस समय हर चीज़ एट हाई थी, लोहा भी बहुत महंगा था, अब सस्ता हो रहा है। आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में जितना बचा लेंगे वो उतना आपका प्रॉफिट है। हो सकता है आपका 6 लाख में भी तैयार हो जाए। तो एक फीमेल से कितने बच्चे देती है एवरेजन? देखिए, फीमेल के बच्चे देने का एवरेज तो ऐसा कुछ नहीं है कोई लिखा हुआ कि हाँ भाई इतना देती है। हाँ, ये कहा जाता है कि अगर आपकी फीमेल एवरेज 8 बच्चे दे रही है, 8 का एवरेज आपके फार्म पे आ रहा है तो वो अच्छा एवरेज माना जाता है। मेरे यहाँ 6 बच्चे से लेके 15 बच्चे तक हुए हैं जो अभी तक के मेरे रिकॉर्ड में है। आसाम का क्या रेट है और लोकल क्या रेट चल रहा है अभी? देखिए, लोकल तो अभी 130 135 का रेट चल रहा है जो हमारे यहाँ से लोग लेके जा रहे हैं। आसाम का रेट ये है कि वो तो ट्रेडर अपने ऊपर रखता है, वो कभी बताता नहीं, लेकिन जो मेरी लॉज में शायद 170 180 के आसपास आसाम में रेट है। अच्छा, फ्यूचर आप क्या देखते हैं सर पिग फार्म का? फ्यूचर नो डाउट फ्यूचर तो बहुत अच्छा है, अनलेस आप इसको टाइम दे रहे हैं, आप इसी को अगर काम कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इस काम में कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप इस काम को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपके और भी काम है, तो मैं सजेस्ट करूँगा फिर इस काम को ना करें। केवल इसी काम को करना है तो आपका काम अच्छा चलेगा। अब बीमारियों की बात करें, बीमारी क्या क्या आती है सर इनमें? देखिए, अभी जो सबसे मेन बीमारी चल रही है इसमें वो तो स्वाइन फ्लू की चल रही है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर इस समय बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। जो रीज़न है, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा कि फार्म क्यों बंद हुए, बहुत से फार्म पे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आ गई थी जिसकी वजह से वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाए। तो मेन तो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है जो अभी चल रहा है। बाकी FMD हैं और बाकी बीमारियाँ वो तो चलती रहती हैं, वो क्यूरेबल हैं, वो आप उन्हें सही कर सकते हैं। इसमें सर मार्केटिंग की कोई समस्या है क्या? नहीं, मार्केटिंग की तो मेरे हिसाब से सच कोई समस्या नहीं है। मार्केटिंग की आपको इस काम में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास माल तैयार है, सब कुछ आपका ओके, तो कस्टमर आपके पास अपने आप आ जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन रेट आपको क्या मिल रहा है। तो आप अपना माल कहाँ सेल कर रहे हो सर? मैं तो अभी कुछ लोकल भी सेल किया है, कुछ मेरा जो ट्रेडर के थ्रू मैंने आसाम में भी भिजवाया, दीमापुर वगैरह में, दोनों जगह सेल हुआ है मेरा। रिकॉर्ड वगैरह कैसे मेंटेन करते हो आपने? रिकॉर्ड में हमने डायरी बनाई हुई है, उसमें 2 ही तरीके के रिकॉर्ड है। एक तो फीमेल की क्रॉसिंग डेट क्या है और उसकी डिलीवरी डेट क्या रहेगी, प्लस थोड़ा सा हम लोगों ने वेट मैनेजमेंट के लिए रिकॉर्ड रखा हुआ है कि किस फीमेल से बच्चे हटाए हैं, उनको कब से स्टार्टर देना शुरू किया है, किस वेट पे स्टार्टर देना शुरू किया है, किस वेट पे हमने उन्हें ग्रोवर पे लाया और किस वेट पे हमने उन्हें फिनिशर पे लाया, जिससे हमें आइडिया भी रहता है कि कितने टाइम में वो बड़े हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं और कितना वो वेट गेन कर रहे हैं, हमें प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। आपके फार्म का क्या एरिया है सर? ये जो मेरा कंस्ट्रक्शन शेड है, पिग फार्म का जो शेड है, वो 65 बाई 35 का है, 65 फीट लंबा है, 35 फीट चौड़ा है। तो जब आपने अभी जॉब छोड़ी है सर, आपको कैसा महसूस, अभी सेटिस्फाई है अपने काम से? नहीं है अभी? स्टार्टिंग में थोड़ा रूटीन में प्रॉब्लम आई थी स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरा करियर अच्छा चल रहा था, अच्छी जॉब चल रही थी, बट थोड़ा चीज़ें ऐसी होती है विच वी डू नॉट प्लान, अनसर्टेन हो जाती हैं, तो उसकी वजह से काम में आए। स्टार्टिंग में दिक्कत थी क्योंकि यहाँ बैठना पड़ता था, आना पड़ता था, अलग बैठे रहते थे, आसपास कुछ है नहीं, लेकिन अब वो रूटीन में आ गया तो अब कोई दिक्कत नहीं होती, अब सब कुछ रूटीन में है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।